हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी को पुनः हमारे यूट्यूब चैनल बायोस्टार 4 पर। स्टूडेंट, जैसे कि हम पढ़ रहे हैं द लिविंग वर्ड। जैसे कि हम लोगों ने पिछले क्लास में क्या पढ़ा था कि व्हाट इज लिविंग थिंग एंड व्हाट इज द कैरेक्टर फीचर्स ऑफ लिविंग थिंग। स्टूडेंट, मैं आपको बता देना चाहूँगा कि किसी भी ऑर्गेनिज को लिविंग एंड नॉन लिविंग डिफाइन करने के लिए हमें उसके कैरेक्टर के बारे में जानना बहुत आवश्यक होता है। कुछ कुछ ऐसे कैरेक्टर होते हैं जो ऑर्गेनिज को डिफाइन करते हैं कि वह लिविंग थिंग है और वह नॉन लिविंग थिंग है, जिसमें हम लोगों ने वहाँ पे 5 कैरेक्टर के बारे में बहुत अच्छे से लिखा था। जिसमें हमारा जो फर्स्ट कैरेक्टर था वो था सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें हमने देखा था कि हमारे वर्ल्ड में जितने भी लिविंग थिंग होते हैं उनकी जो बॉडी होती है सेल से मिलकर बने होते हैं और सेल के प्रोडक्ट से मिलकर बने होते हैं। सेल जो होते हैं ओनली लिविंग थिंग के अंदर पाए जाते हैं, नॉन लिविंग थिंग के अंदर नहीं पाए जाते हैं। उसके बाद हमने वहाँ पे डिस्कस किया था कि व्हाट इज मेटाबॉलिज्म। हमने वहाँ बताया था कि हमारे बॉडी के अंदर जितनी भी केमिकल रिएक्शन होती हैं या इस वर्ल्ड में जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है तो उनके बॉडी के अंदर जितनी भी केमिकल रिएक्शन होता है, यदि उन सभी केमिकल रिएक्शन को मैं ऐड कर दूं तो उसे हम क्या बोलते हैं, मेटाबॉलिज्म कहते हैं। वहाँ पे मेटाबॉलिज्म के हमने 2 भागों में बांटा था। फर्स्ट था एनाबॉलिज्म, सेकेंड था केटाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म में हमने देखा था कि वहाँ पे कुछ जो प्रोडक्ट होते हैं, कुछ जो सब्सटेंस होते हैं, कुछ जो एलिमेंट होते हैं वो ऐड होकर के एक बड़ी सब्सटेंस का फॉर्मेशन करते हैं। जैसे कि हमने वहाँ पे एग्जाम्पल की बात किया था कि जब हमारे बॉडी के अंदर क्या होती है, प्रोटीन की आवश्यकता होती है, तो जितने भी एमिनो एसिड होते हैं वो कंबाइन करके प्रोटीन का फॉर्मेशन करते हैं। जो कि एमिनो एसिड क्या होती है, सिंपल पार्टिकल्स होती है, और जो प्रोटीन होता है वो कम्प्लेक्स पार्टिकल्स होते हैं। ओके, उसके बाद हमने वहाँ पे केटाबॉलिज्म के बारे में डिस्कस किया था कि हमारे बॉडी के अंदर जो भी कम्प्लेक्स पार्टिकल्स होती है यदि वह ब्रेक डाउन होकर सिंपल पार्टिकल्स में चेंज कर जाती है तो उसे हम क्या कहते हैं, केटाबॉलिज्म कहते हैं। जैसे कि मैं अभी जस्ट बताया कि प्रोटीन की जब आवश्यकता होती है तो एमिनो एसिड ऐड होकर कंबाइन होकर एक कम्प्लेक्स प्रोटीन का फॉर्मेशन करते हैं। लेकिन जब हमारे बॉडी के अंदर प्रोटीन की डाइजेशन होती है, प्रोटीन का ब्रेकडाउन होता है, तो वही जो कम्प्लेक्स प्रोटीन होती है वो ब्रेकडाउन होकर सिंपल एमिनो एसिड में चेंज कर जाता है। तो वहाँ पे हमने इसके बारे में डिस्कस किया था और हमने वहाँ पे भी देखा था कि वो जो मेटाबॉलिज्म का प्रोसेस होता है केवल लिविंग थिंग के अंदर पाया जाता है, नॉन लिविंग थिंग के अंदर नहीं पाया जाता है। थर्ड जो हमारा कैरेक्टर था स्टूडेंट वो हमारा था ग्रोथ। ग्रोथ के अंदर हमने देखा था कि किसी भी ऑर्गेनिज्म की जो मास में इंक्रीजिंग होती है, उसकी वेट में इंक्रीजिंग होती है, मैं हिंदी में बोलूँ उसकी द्रव्यमान में, उसकी वजन में क्या होती है, इंक्रीजिंग होती है, तो उसे हम क्या कहते हैं, ग्रोथ कहते हैं। और ग्रोथ होने के मुख्यतः हमने वहाँ पे 2 कारण बताया था। फर्स्ट, यदि किसी भी ऑर्गेनिज्म को ग्रोथ करना है तो सबसे पहले उसके सेल का डिवीजन होगा। जब सेल का डिवीजन होगा तो सेल की नंबर बढ़ेगी। जब जब सेल की डिवीजन होता है तब तब सेल की नंबर बढ़ती है, और जब सेल की नंबर बढ़ती है तो सेल की साइज बढ़ती है, और जब सेल की साइज बढ़ती है तो सेल की मास बढ़ती है। उसी को हम क्या कहते हैं, ग्रोथ कहते हैं। वहाँ पे हम लोगों ने ग्रोथ को भी बहुत अलग अलग तरीका से पढ़ा था कि लिविंग थिंग के अंदर कैसी ग्रोथ होती है एंड नॉन लिविंग थिंग के अंदर कैसी ग्रोथ होती है। उसके बाद हमने वहाँ पे देखा था कि प्लांट के अंदर कैसी ग्रोथ होती है एंड एनिमल के अंदर कैसी ग्रोथ होती है। और वहाँ पे और भी हम लोग ग्रोथ के बारे में डिफाइन किया था। वहाँ पे हमने ग्रोथ को 2 टाइप्स में बांटा था, इंट्रिंसिक ग्रोथ एंड एक्सट्रिंसिक ग्रोथ। ओके स्टूडेंट, तो आज की क्लास में हम उसी से रिलेटेड उसका जो नेक्स्ट कैरेक्टर था जिसको बोलते हैं रिप्रोडक्शन। हमने पिछले क्लास में ही बताया था कि हमारे आने वाले जो 2 शेष कैरेक्टर हैं उसे हम नेक्स्ट क्लास में स्टडी करेंगे, जिसमें हम बताए थे कि हमारा एक रिप्रोडक्शन है एंड सेकेंड कैरेक्टर क्या बच गया था, कॉन्शियसनेस, या उसे हम बोलते हैं सेंसिटिविटी। और उसके बाद मैंने एक और बोला था जिसे बोलते हैं इमरजेंस। क्या बोलते हैं उसको, इमरजेंस। हालांकि इमरजेंस जो होती है लिविंग थिंग की कैरेक्टर नहीं होता है, लेकिन फिर भी हम उसको लिविंग थिंग के अंदर ही उसको डिफाइन करते हैं। तो आइए हम लिविंग थिंग के जो नेक्स्ट कैरेक्टर है जिसको बोलते हैं रिप्रोडक्शन, आज उसको बहुत अच्छे से डिस्कस करते हैं। तो हमारा नेक्स्ट कैरेक्टर क्या हो जाएगा, 4th, रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन स्टूडेंट, जब आप 12th क्लास में जाएंगे तो वहाँ पे आपका एक फर्स्ट चैप्टर है जिसका नाम है रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिक। आप वहाँ पे रिप्रोडक्शन के बारे में बहुत अच्छे डिटेल्स से पढ़ेंगे, लेकिन हमको यहाँ पे डिटेल्स से नहीं पढ़ना है। हमको यहाँ पे ओनली फॉर इसे डिफाइनिंग वहाँ पे दिखाना है कि क्या ये लिविंग थिंग का डिफाइनिंग फीचर है या नहीं है, हमें डिफाइन करना है। तो आइए मैं इसे डिटेल्स नहीं पढ़ाता हूँ, बस हम लोग यहाँ पे देखें कि रिप्रोडक्शन जो होती है क्या लिविंग थिंग को डिफाइन कर पाती है या नहीं कर पाती है। तो
तो स्टूडेंट सबसे पहले आपको ये जानना होगा कि रिप्रोडक्शन होता क्या है। आपने इसके भी आइडिया जो होता है 9th और 10th क्लास से बेसिक आइडिया लिया होगा कि यदि हमारे वर्ल्ड में जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट होते हैं, यदि वो अपने समान एक छोटे से जीवों को जन्म देते हैं या प्रोड्यूस करते हैं या उसी के जैसे निर्माण करते हैं, तो उसे हम क्या बोलते हैं, जनन कहते हैं, यानी कि रिप्रोडक्शन कहते हैं। आप फिर से इसको याद करें, जब कोई भी जीव अपने समान एक छोटे से जीवों का क्या करता है, जन्म देता है या निर्माण करता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, जनन कहते हैं। और स्टूडेंट आपको ये पता होना चाहिए कि ये जो रिप्रोडक्शन का प्रोसेस है ये केवल लिविंग थिंग के अंदर ही पाया जाता है, नॉन लिविंग थिंग के अंदर नहीं पाया जाता है। आप खुद सोच सकते हैं कि कोई भी नॉन लिविंग मैटर कैसे मतलब वो एक नए जीव का निर्माण कर सकता है, नहीं कर सकता है। लेकिन लिविंग थिंग के अंदर एक कैपेसिटी होता है कि वह अपने जैसे एक नए संतान को उत्पन्न कर सकता है। लेकिन स्टूडेंट कुछ यहाँ पे ऐसे भी ऑर्गेनिज्म हैं जो अपने जैसे संतान को उत्पन्न करने में क्या होते हैं, सक्षम नहीं होते हैं। मैं यहाँ डिस्कस करूंगा। तो आइए सबसे पहले जानते हैं कि रिप्रोडक्शन होता क्या है, व्हाट इज रिप्रोडक्शन। सो इट इज ए बायोलॉजिकल प्रोसेस by which an individuals produces from their parents on same types। यानी कि यह एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिसमें कोई भी पेरेंट्स क्या करती है कि अपने समान एक छोटे से इंडिविजुअल को, छोटे से ऑर्गेनिज्म को, छोटे से बच्चे को क्या करता है, वो प्रोड्यूस करता है, यानी कि जन्म देता है। ओके, तो आपको ये पता होना चाहिए कि यह किस में पाया जाता है। इट इज ओनली फाउंड इन लिविंग थिंग विथ एक्सेप्शन। हमने यहाँ पे एक्सेप्शन क्यों लिखा, जैसे कि मैंने अभी जस्ट आपको बताया कि इस वर्ल्ड में कुछ ऐसे भी ऑर्गेनिज्म है जिसमें क्या होता है कि रिप्रोडक्शन करने की कैपेसिटी नहीं होती है, या मैं बोलूँ तो सेम स्पीशीज के बीच भी रिप्रोडक्शन नहीं होता है। अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं, जैसे कि म्यूल मीन्स क्या होती है, खच्चर। तो म्यूल का जो स्पीशीज है या म्यूल जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके निर्माण म्यूल से नहीं होता है। म्यूल का जब भी निर्माण होता है तो उसमें क्या होता है कि एक मेल डंकी एंड फीमेल हॉर्स की आवश्यकता होता है। मेल डंकी एंड फीमेल हॉर्स दोनों जब आपस में सेक्सुअल इंटरकोर्स करते हैं तो वहां पे एक म्यूल का फॉर्मेशन होता है। ओके स्टूडेंट, तो आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पे सेम स्पीशीज के बीच रिप्रोडक्शन नहीं कंप्लीट हो रहा है, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि यह रिप्रोडक्शन का डिफाइनिंग फीचर नहीं हो सकता है। ओके स्टूडेंट, तो आइए हम यहाँ पे देखते हैं विथ एक्सेप्शन। जैसे कि मैं कुछ एग्जाम्पल्स की बात करता हूँ, तो यहाँ पे क्या है, म्यूल। क्या है, म्यूल में क्या होती है, खच्चर। इसका फॉर्मेशन कैसे होता है अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे क्या होती है, मेल डंकी प्लस फीमेल हॉर्स, ये दोनों कंबाइन करके क्या बनाते हैं, एक म्यूल का फॉर्मेशन करते हैं। अगर ये मेरा फर्स्ट एग्जांपल्स हो गया। अगर मैं सेकेंड एग्जांपल्स की बात करूं तो वह है वर्कर क्या है, हनी बी। इसे हम क्या कहते हैं, हनी बी। वर्कर जो होती है क्या होती है, स्टेराइल होती है, अर्थात ये जो होती है कॉपुलेशन करने में सक्षम नहीं होती है, या बोल सकते हैं कि बच्चे को पैदा करने में सक्षम नहीं होता है। इसलिए हम इसे क्या कर सकते हैं कि डिफाइनिंग फीचर नहीं है, किसके, लिविंग थिंग के। ओके स्टूडेंट, अगर मैं थर्ड की बात करता हूं तो हमारे समाज में कुछ ऐसे भी कपल्स होते हैं। सपोज दैट, कपल्स मतलब क्या होता है, जब कोई भी मेल फीमेल की क्या होती है, न्यू यानी कि नए शादी होती है तो उसे हम क्या कहते हैं, कपल कहते हैं। तो कुछ ऐसे कपल होते हैं जो 2 वर्ष या 2 से अधिक वर्ष तक बिल्कुल फ्रीडम होके सेक्सुअल इंटरकोर्स करते हैं, लेकिन देखा जाता है कि उनको कभी भी बच्चे की प्रोसेस यानी कि बच्चे की फॉर्मेशन नहीं होता है।
तो अगर कोई भी फीमेल 2 वर्ष तक लगातार सेक्सुअल इंटरकोर्स करता है और उसके बावजूद भी वह प्रेगनेंसी होने में सक्षम नहीं हो पाता है, तो वैसे मेल और फीमेल को हम क्या नाम देते हैं, स्टेरिलिटी, या उसको बोलते हैं इनफर्टिलिटी, यानी कि हिंदी में यदि मैं आपको बोलूं तो उसको बांझपन कहते हैं या उसको बंध्यता कहते हैं। तो कुछ जो हमारे पास ह्यूमन न्यू कपल्स होते हैं उनके अंदर भी देखने को मिलता है, यानी कि इनफर्टाइल न्यू ह्यूमन कपल। ओके स्टूडेंट, तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि यह ओनली लिविंग थिंग के अंदर तो पाया जा रहा है, लेकिन इसमें कुछ इसका एक्सेप्शन भी है। एक्सेप्शन क्या है कि यहाँ पे मैं बात करता हूँ कुछ ऑर्गेनिक, जैसे कि हमारे की म्यूल है, तो म्यूल का जो फॉर्मेशन होता है वो मेल डंकी एंड फीमेल हॉर्स के मिलने से होता है। अर्थात मैं क्या बोलूँ कि जब मेल डंकी एंड फीमेल हॉर्स आपस में सेक्सुअल इंटरकोर्स करते हैं तो वहां पे एक म्यूल का फॉर्मेशन होता है। सेकेंड में बात करूं वर्कर है क्या, तो ये हनी भी होता है जो क्या होती है, स्टेराइल होती है, अर्थात ये भी कोपुलेशन करने में, रिप्रोडक्शन करने में सक्षम नहीं हो पाता है। ओके स्टूडेंट, उसके बाद मैं थर्ड बात करूं, इसका एग्जांपल तो क्या है, इनफर्टाइल न्यू ह्यूमन कपल, जो बच्चे को पैदा करने में सक्षम नहीं होते हैं। तो आइए अब हम यहाँ पे देखते हैं कि जो हमारा रिप्रोडक्शन से क्या ये डिफाइनिंग फीचर है, तो नहीं है। ओके, तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, हम क्या लिख सकते हैं, इट इज नॉट ए डिफाइनिंग फीचर्स ऑफ लिविंग थिंग। इसे हम क्या कर सकते हैं, लिविंग थिंग डिफाइनिंग फीचर नहीं कर सकते हैं। अगर मैं बात करूं कि क्या रिप्रोडक्शन के टाइप्स भी होता है, हाँ, टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन, तो स्टूडेंट इसकी 2 टाइप्स होता है। कितने टाइप्स होता है, 2 टाइप्स होता है। इसमें जो फर्स्ट होता है वो क्या है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेकेंड क्या है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। स्टूडेंट आपको जानकारी के लिए मैं थोड़ा बता दूं, यदि आपसे कोई पूछता है कि व्हाट इज असेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड व्हाट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, आप उसको सिंपली से बता सकते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे क्या है, ये है सेक्स और ये क्या है, असेक्स। आप ये समझिए, आ का मतलब क्या होता है, नॉट। क्या होता है, नॉट। यहाँ पे सेक्सुअल का मतलब कि सेक्स ऑर्गन। वैसे रिप्रोडक्शन जिसमें क्या होते हैं, सेक्स ऑर्गन पाए जाते हैं या सेक्स ऑर्गन की पार्टिसिपेट होती है, यानी कि भागीदारी होती है, उसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। असेक्सुअल में क्या होता है कि वैसे रिप्रोडक्शन जिसमें सेक्स ऑर्गन भाग नहीं लेते हैं या सेक्स ऑर्गन की पार्टिसिपेट नहीं होती है या सेक्स ऑर्गन नहीं पाए जाते हैं, उसे हम क्या कर सकते हैं, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। यदि आप इसे अदर तरीका से बोलना चाहेंगे तो आप इसे ऐसे ही बोल सकते हैं। आप याद रखें, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो होता है केवल एक ऑर्गेनिज्म की भागीदारी होती है, मतलब कि केवल एक ही जीव उसमें भाग लेगा, ठीक है। लेकिन जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसमें ऐसा नहीं होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जिस ऑर्गेनिज्म में होते हैं उसमें डबल ऑर्गेनिज्म की आवश्यकता होती है, अर्थात जब भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कंप्लीट होता है वह 2 जीवों के बीच संपन्न होता है। तो वैसे रिप्रोडक्शन जिसमें केवल एक जीव की भागीदारी होगा उसको असेक्सुअल कहते हैं, और वैसे रिप्रोडक्शन जिसमें 2 जीवों की भागीदारी होता है उसे हम सेक्सुअल कहते हैं। ओके, तो आइए आपकी जानकारी के अनुसार थोड़ा सा हम लिख सकते हैं इसको। those reproductions in which only single organism are required। ठीक है, those reproduction in which only single organism are required, तो इसे हम क्या कर सकते हैं, असेक्सुअल। क्या कर सकते हैं, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एंड इसमें हम क्या कर सकते हैं, those reproduction in which double
और 2 ऑर्गेनिम्स आर रिक्वायर्ड। ओके स्टूडेंट, यहाँ पे इज होगा, इज। ओके, वैसे रिप्रोडक्शन जिसमें डबल या 2 ऑर्गेनिम की रिक्वायर्ड होता है उसे हम क्या कहते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। ओके स्टूडेंट, तो आइए स्टूडेंट अब हम यहाँ पे बात करने वाले हैं कि क्या असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का भी टाइप्स होता है या इसका कुछ मेथड होता है। तो हाँ, हमारी किताबों में कुछ यहाँ पे इसके मेथड ही बताए गए हैं। तो आइए हम आपको असेक्सुअल रिप्रोडक्शन से कुछ मेथड बताते हैं। तो स्टूडेंट अब हम बात करते हैं मेथड और टाइप्स, आई मीन टाइप्स ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। कितने टाइप्स होते हैं स्टूडेंट, मैं यहाँ पे पूरे डिटेल से नहीं बताने वाला हूँ। मैं क्लास 12th में आपको फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है द रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज, उसमें आपको बहुत डिटेल से बताने वाले हैं। ठीक है, तो आइए यहाँ पे कुछ हम सिंपल मेथड इसको पढ़ते हैं, क्या इसका टाइप्स है और क्या इसका मेथड हो सकता है। तो फर्स्ट में अगर मैं बात करूँ, ये क्या है इसका फिजन। फर्स्ट में अगर मैं इसका बात करूँ तो क्या हो सकता है, फिजन। फिजन, और फिजन जो होता है स्टूडेंट ये 2 प्रकार का होता है। फर्स्ट बाइनरी फिजन एंड सेकेंड मल्टीपल फिजन। मल्टीपल फिजन, अगर मैं सेकेंड की बात करूं तो वो क्या हो सकता है, बडिंग। बडिंग का भी यहाँ पे कुछ टाइप्स होते हैं, लेकिन हम बडिंग को नेक्स्ट क्लास यानी कि 12th क्लास में हम इसको स्टडी करेंगे, चैप्टर 1। थर्ड में अगर बात करूं तो है फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन, अगर मैं 4 की बात करूं तो क्या हो सकता है, ट्रू रीजेनरेशन। एंड नेक्स्ट पे बात करूं तो क्या हो सकता है इसका, स्पोरुलेशन। स्पोरुलेशन स्टूडेंट, अभी और भी इसका टाइप्स होता है, जैसे कि हम बात करें वेजिटेटिव प्रोपगेशन या वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, वहां पे देखते हैं कि जिमी फॉर्मेशन भी होता है। तो हमें यहाँ पे उसके बारे में नहीं स्टडी करना है, बस कुछ हम लोग मेथड उसको बेसिक देखेंगे। ठीक है, लेकिन इसको हम नेक्स्ट क्लास यानी कि 12th क्लासेस में इसको बहुत अच्छे डिटेल से पढ़ने वाले हैं। तो आइए सबसे पहले कुछ आपको बेसिक आइडिया में आपको यहाँ पर इसको दे दूं। अब हम देखते हैं कि यहाँ पे बाइनरी फिजन होता क्या है। ओके, उसके बाद हम देखेंगे मल्टीपल फिजन कैसे होता है। ठीक है, तो फर्स्ट में हम बात करते हैं फिजन। फिजन, फिजन में स्टूडेंट होता है क्या है कि यहाँ पे सपोज मान लेते हैं कि हमारे पास से क्या है, सेल है। तो इस सेल का क्या होता है, डिवीजन। सेल का क्या होता है, डिवीजन। और डिवीजन होकर क्या बना सकता है, 1 से 2 सेल बना सकता है। ओके, या हो सकता है कि एक जो हमारे पास सेल है, ये सेल क्या करता है, डिवीजन करके बहुत सारे सेल का फॉर्मेशन कर लेगा। ठीक है, बहुत सारे सेल का इस प्रकार से निर्माण कर लेगा। ठीक है, ऐसे निर्माण कर लेगा। तो स्टूडेंट यदि हमारा एक सेल जो होता है डिवाइड करके 2 सेल का फॉर्मेशन करता है, तो इसे हम बोलते हैं बाइनरी फिजन। इसे हम क्या बोलते हैं, बाइनरी फिजन। लेकिन ये क्या है, सेल। ये भी क्या है, सेल। लेकिन जब एक सेल डिवाइड करके बहुत सारे सेल का फॉर्मेशन करता है तो इसको हम क्या बोलते हैं, मल्टीपल फिजन। इसे हम क्या कर सकते हैं, मल्टीपल फिजन कर सकते हैं। ओके, अगर मैं इसका बेस्ट एग्जांपल्स की बात करूं तो इसका क्या हो सकता है, जैसे कि अमीबा, अमीबा, पारामोसियम, पारामोसियम, यूग्लिना, यूग्लिना। ओके स्टूडेंट, और भी बहुत सारा हो सकता है, जैसे कि एंट अमीबा, एंट अमीबा। ओके स्टूडेंट, डायटम, एटीसी, बहुत सारे इसके एग्जाम्पल हो सकते हैं। ओके,
तो हम देखें फिजन में क्या होता है कि अगर एक सेल हमारा है, ठीक है, एक सेल अगर टूट के दो सेल का फॉर्मेशन करता है तो उसे हम बाइनरी फिजन कहते हैं। एंड अगर एक सेल डिवीजन करके दो से अधिक सेल का फॉर्मेशन करता है तो उसे हम मल्टीपल फिजन कहते हैं। ओके स्टूडेंट, तो अब हम यहाँ पे देखते हैं कि बडिंग किस प्रकार से होता है। ओके, तो हम अगर नेक्स्ट बात करें वो क्या है बडिंग। बडिंग बडिंग का मतलब क्या होता है स्टूडेंट, आपने इसको 10th क्लास से पढ़ा होगा। बडिंग का मतलब क्या होता है, सपोज दैट हमारे पास एक मैं एग्जांपल की बात करूं, जैसे कि हाइड्रा, और क्या हो सकता है, ईस्ट हो सकता है, ईस्ट हो सकता है। ओके, और भी हो सकता है एटीसी। अगर मैं हाइड्रा की बात करूं, देखिए जैसे कि इस प्रकार से मैं थोड़ा सा फिगर ड्राइंग कर रहा हूं, सपोज दैट मान लीजिए क्या हाइड्रा है। हम यहाँ पे देखते हैं कि ये जो है इस प्रकार से एक छोटा सा यहाँ से बड का फॉर्मेशन हो जाता है इस प्रकार से, ठीक है। तो ये क्या है, एक है हमारे पास पेरेंटल ऑर्गेनिज्म है, और इस पेरेंटल ऑर्गेनिज्म से क्या निकल गया, एक छोटा सा बड निकल गया है, जैसे हम क्या कहते हैं बड, और ये क्या है पेरेंटल ऑर्गेनिज्म। तो ये जो पेरेंटल ऑर्गेनिज्म से यहाँ बड का फॉर्मेशन हुआ, इसी को हम क्या बोलते हैं बडिंग। बडिंग के अंदर होता है क्या, बड का फॉर्मेशन होता है। ओके, तो ये जो हमारा बडिंग है, बडिंग का भी टाइप्स होते हैं, 3 टाइप्स होते हैं इसका, टूरुलेशन, इंटरनल बडिंग एंड एक्सटर्नल बडिंग, जिससे हम क्लास 12th में अच्छे से बहुत डिटेल से पढ़ने वाले हैं, ठीक है स्टूडेंट। अब हम अगर नेक्स्ट की बात करें, ये क्या है फ्रेगमेंटेशन। अगर मैं थर्ड की बात करूं, थर्ड क्या है फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन में क्या होता है, फ्रेगमेंटेशन में होता है क्या है कि ध्यान दीजिएगा, सपोज दैट मैं कुछ यहाँ पे आपको फिगर के द्वारा बताना चाहता हूँ। देखिए एक यहाँ पे कोई स्ट्रक्चर मेरा है, ठीक है। ये क्या होता है कि जो ऑर्गेनिज्म है, ये क्या है ऑर्गेनिज्म, ये क्या है ऑर्गेनिज्म। ये जो ऑर्गेनिज्म होता है बहुत कई सेगमेंट में बढ़ जाएगा, मतलब कई टुकड़ों में क्या होती है, बढ़ जाती है। फ्रेगमेंटेशन में होता है क्या है कि इसमें जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो टूटकर कई भागों में बढ़ जाते हैं, और प्रत्येक भाग जो होते हैं, यहाँ पे देख लीजिएगा, प्रत्येक भाग जो होते हैं वो डेवलप करके एक नए जीव का निर्माण कर लेते हैं। तो इसमें जितने भी खंडित होते हैं वो खंडित धीरे धीरे क्या करते हैं, वृद्धि करते हैं, और वृद्धि करके एक नए जीव का निर्माण करते हैं। इसी को हम क्या बोलते हैं, फ्रेगमेंटेशन। अगर मैं इसके एग्जाम्पल्स की बात करूँ तो इसका क्या क्या एग्जाम्पल हो सकता है, जैसे कि फंजाई के अंदर भी देखने को मिला गया है। ओके, कुछ फिलामेंटस एल्गी भी होते हैं, फिलामेंटस एल्गी। अगर मैं एल्गी की बात करूं तो क्या हो सकता है, राइजोपस, ठीक है। ये राइजोपस जो एल्गी होती है, इनके अंदर क्या होती है कि जब भी एक नए जीव का निर्माण करना होता है तो उनकी बॉडी कई टुकड़ों में बढ़ जाएगा, और प्रत्येक टुकड़ा वृद्धि करके एक नए जीव का क्या करता है, निर्माण करता है। दिस इज न्यू ऑर्गेनिज्म, दिस इज क्या है, न्यू ऑर्गेनिज्म। ओके स्टूडेंट, तो अब हम नेक्स्ट बात करते हैं जिसका नाम है ट्रू रीजनरेशन। तो आइए इसको भी देखते हैं। इसमें 4 क्या हो जाएगा, ट्रू रीजनरेशन, ट्रू रीजनरेशन। रीजनरेशन का मतलब क्या होता है, आपको मैं सिंपल तरीका से बता रहा हूं। रीजनरेशन का मतलब होता है कि हमारे पास यदि कोई ऑर्गेनिज्म है और उस ऑर्गेनिज्म का कोई जो ऑर्गन है वो बिल्कुल क्या हुआ है, बॉडी से अलग हो गया है, लेकिन हम देखते हैं कि वो ऑर्गन जो बॉडी से अलग हो गया है वो पुनः वो ग्रोथ करता है, डेवलपमेंट करता है, और
वो पुनः पहले ही के जैसा एक नया स्ट्रक्चर का निर्माण कर लेता है। सपोज दैट मैं बात करता हूँ एक लिजार्ड यानी कि छिपकली की बात करूँ, तो छिपकली की जो टेल होती है वो बिल्कुल कट के अलग हो जाती है। हाँ, कभी कभी ऐसा होता है कि कट के अलग हो जाता है। तो जब उसका कट के अलग हो जाता है किसी परिस्थिति में, तो वहां पे देखते हैं कि जो लिजार्ड की जो पूंछ होती है यानी कि टेल जो होती है पुनः ग्रोथ करती है, पुनः डेवलपमेंट करती है, और डेवलपमेंट करके पहले ही के जैसा क्या करती है, वो निर्माण कर लेता है। सपोज दैट मैं बात करूं कि क्या होता है, हमारा जो नेल होता है, नेल मींस नाखून, नाखून के अंदर भी रीजनरेशन देखने को मिलता है, क्योंकि यदि हम नाखून को क्या करते हैं अपने बॉडी से काट के अलग कर देते हैं, तो पुनः वो नाखून क्या करता है, धीरे धीरे ग्रोथ करता है और पुनः अपने जैसा शेप को बना लेता है। ओके, अगर मैं जैसे कि मेरा बाल है, तो अगर मैं बाल की बात करूं तो बाल भी क्या होता है कि हम उसको कटिंग करते हैं, तो कटने के बाद भी वो जो बाल होती है रीजनरेट करती है, ग्रोथ करती है, ग्रोथ करने के बाद एक पुनः जैसे फॉर्मेशन कर लेता है। तो ये जितने भी हमारे बॉडी के अंदर जो पार्ट बिल्कुल लॉस्ट कर जाता है, बिल्कुल वो समाप्त कर जाता है, बिल्कुल उसे हम हटा देते हैं, तो पुनः देखते हैं कि वहां पे उसी के जैसा एक नए ऑर्गन का क्या होता है, फॉर्मेशन हो जाता है। तो उसे हम क्या कर सकते हैं, रीजनरेशन। ओके स्टूडेंट, तो यहाँ पे क्या होता है कि जो लॉस्ट पार्ट होता है वो बिल्कुल क्या होता है, पुनः प्राप्ति हो जाता है। अगर मैं एग्जाम्पल किसकी बात करूं, ठीक है, तो इसमें इसका बेस्ट एग्जाम्पल क्या है, प्लीनेरिया, प्लीनेरिया, और भी इसका है ड्यूजेसिया, ड्यूजेसिया एटीसी। ओके, एटीसी। अगर मैं प्लीनेरिया के फिगर की ड्राइंग की बात करूं तो इसका किस प्रकार से हो सकता है, एक क्या है मेरा प्लीनेरिया है, ये क्या है मेरा प्लीनेरिया। और स्टूडेंट इसमें होता क्या है कि ये जो ऑर्गेनिज्म है इसके कोई भी पार्ट जो होती है कि लॉस तो कर जाता है, लेकिन पुनः वो क्या करता है, अपने जैसा फॉर्मेशन कर लेता है। जैसे कि मैं बात करूं कि अगर मैं इसकी पूरी बॉडी को इस प्रकार से कट कर दूं, पूरी बॉडी को इसे क्या करूं, कट कर दूं, तो इसके जितने भी बॉडी के जो सेगमेंट होता है, जितने भी सेगमेंट होता है, प्रत्येक सेगमेंट क्या करता है, धीरे धीरे ग्रोथ करती है, वृद्धि करता है, डेवलपमेंट होती है, और ग्रोथ करके पुनः पहले ही जैसे एक नए प्लीनेरिया के क्या करता है, निर्माण कर लेता है। जैसे कि बात करता हूं, ये अलग अलग बिल्कुल टुकड़ों में ऐसे बट गया, ये बिल्कुल क्या होता है, ऐसे ये बट जाता है, इस प्रकार से बट गया, इस प्रकार से बट गया, इस प्रकार से बट गया, ठीक है। लेकिन जितने भी ये जो होते हैं प्लीनेरिया के जो पार्ट होते हैं, ये क्या करते हैं, वृद्धि करते हैं, और वृद्धि करने के बाद वो पुनः उसी के जैसे एक नए प्लीनेरिया का फॉर्मेशन कर लेते हैं। ये इस प्रकार से कर लिए, ये नया प्लीनेरिया यहाँ पे बन गया। ये क्या था, पेरेंटल, पेरेंटल प्लीनेरिया, और ये क्या है, न्यू प्लीनेरिया, और ये क्या है, सेगमेंटेड, सेगमेंटेड प्लीनेरिया। ओके स्टूडेंट, तो हमने क्या बताया कि इसके बॉडी के जो ऑर्गन है वो लॉस्ट कर जाता है, कट के अलग हो जाता है, या मैं उसे खुद काट दूं, ठीक है। तो होता क्या है कि इसकी बॉडी का जो भी ऑर्गन यहां से कट जाता है, वो पुनः ऑर्गन जो होता है ग्रोथ करेगा, एक नए जैसा ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन कर लेगा। यहाँ पे जितने इसका ऑर्गन होते हैं, जितने भी ऑर्गन इसका होते हैं, जितने भी सेगमेंटेड पार्ट होते हैं, सबको सब ग्रोथ करेगा। अगर ये बात करूं सिंपल सा इसको, ठीक है, तो ये भी जो ऑर्गन जो होता है ग्रोथ करके वो पुनः क्या करेगा, इस प्रकार से एक नए प्लीनेरिया का निर्माण कर लेगा, जितने भी सेगमेंट पार्ट होता है। अब ऐसा नहीं कि ये सब आपस में कट के जुटेगा तब जाके एक नया बनाएगा, ऐसा बात नहीं होता है। इसका जितने भी टुकड़ा होता है, प्रत्येक टुकड़ा क्या करेगा, वृद्धि करेगा, और वृद्धि करने के बाद एक नया प्लीनेरिया के क्या करेगा, निर्माण कर लेगा। ओके, अगर मैं बात करूं फोर, जिसको नाम है स्पोरुलेशन। स्पोरुलेशन का मतलब क्या होता है स्टूडेंट, स्पोर का फॉर्मेशन होता है, स्पोर का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। क्या होता है, स्पोर का फॉर्मेशन होता है। हमारे पास कुछ एग्जांपल्स, जैसे कि मैं बात करूं फंजाई, कुछ फंजाई भी होते हैं, एंड एल्गी, एल्गी एटेसी। इनके अंदर क्या होता है कि स्पोर को मतलब स्पोर देखने को मिलता है, यानी कि इसके अंदर क्या होती है, स्पोर बनती है। तो स्पोर बनने के प्रोसेस को हम नाम क्या देते हैं, स्पोरुलेशन। तो ये कुछ हमारे क्या थे, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइप्स थे, ठीक है स्टूडेंट। अगर हम क्लास 12 के बारे में डिस्कस करेंगे तो वहां पे हम इसको बहुत और भी डिटेल से पढ़ेंगे, ठीक है। बस यहाँ पे क्या है, केवल आइडिया लेना है, यानी कि हमें डिफाइन कर रहे थे कि रिप्रोडक्शन वास्तविक में डिफाइनिंग फीचर होता है कि नहीं होता है। तो हमने देखा कि होता तो नहीं है, बट कुछ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का भी यहाँ पे कुछ मेथड यानी कि टाइप्स बताया गया है, तो हमने वहां पे इसको डिस्कस कर दिया। ओके, तो अब हम बात करते हैं
कुछ हम डिफरेंट देखते हैं कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में डिफरेंट क्या हो सकता है। जैसे कि बात करता हूं, ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट, हमारे पास ये क्या है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और इधर मैं बात करता हूं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इनमें क्या डिफरेंट हो सकता है? अगर मैं फर्स्ट की बात करूं तो जस्ट मैंने बताया था कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर केवल सिंगल पेरेंट की आवश्यकता होती है, तो हम इसे क्या कर सकते हैं, यूनिपेरेंटल। ये कैसे होते हैं, यूनिपेरेंटल। यूनिपेरेंटल का मतलब कि सिंगल पेरेंट की आवश्यकता होती है, लेकिन ये कैसे होते हैं, बाई पेरेंटल। बाई पेरेंटल, बाई पेरेंटल का मतलब क्या होता है, डबल पेरेंट, यानी कि 2 पेरेंट की आवश्यकता होती है। कितने पेरेंट्स की, 2 पेरेंट्स की। और यूनिक का मतलब क्या होता है, सिंगल, यानी कि सिंगल पेरेंट की इसमें आवश्यकता होता है। ओके, अगर मैं सेकेंड की बात करूं, सेकेंड, तो स्टूडेंट जैसे कि मैंने बताया था कि जितने भी ऑर्गेनिज्म में असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होते हैं उनमें गैमेट का फॉर्मेशन नहीं होता है, लेकिन जिन जिन ऑर्गेनिज्म में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उनमें गैमेट की फॉर्मेशन होता है। सपोज बात करता हूँ, जैसे कि मैं ह्यूमन की बात करता हूँ, तो ह्यूमन के अंदर जो रिप्रोडक्शन जो होता है वो 2 ऑर्गेनिज्म के बीच होता है, एक मेल एंड फीमेल। अगर इसमें चाहेगा कि मेल सिंगल मिलकर यानी कि एक बच्चे की फॉर्मेशन कर दे, या फीमेल जो होता है सिंगल एक बच्चे का फॉर्मेशन कर दे, तो ऐसा पॉसिबिलिटी नहीं है। बल्कि वहां पे होता क्या है कि मेल एंड फीमेल दोनों आपस में अटैचमेंट होते हैं, दोनों के बीच कॉपुलेशन होती है, सेक्सुअल इंटरकोर्स होती है, तब उसके माध्यम से जो गैमेट होती है, मेल का गैमेट फीमेल के विजाइना में ट्रांसफर होता है, तब जाकर फर्टिलाइजेशन होकर एक एम्ब्रियो बनती है, और वही एम्ब्रियो डेवलपमेंट होकर एक नए ऑर्गेनिज्म का निर्माण करता है। ओके, तो वहां पे जो होती है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ह्यूमन के अंदर वो गैमेट के थ्रू हो रहा है, अर्थात मेल के अंदर जो गैमेट बनता है उसे हम स्पर्म कहते हैं, और फीमेल के अंदर जो गैमेट बनता है उसे हम ओवम कहते हैं। तो इसमें क्या होता है, गैमेटिक फ्यूजन, गैमेटिक फ्यूजन एब्सेंट। लेकिन इसमें जो होता है गैमेटिक फ्यूजन, वो क्या होता है, प्रेजेंट होता है। सेकेंड अगर मैं बात करूं, सॉरी थर्ड, जब यहां पे गैमेट नहीं बनेगा तो फर्टिलाइजेशन भी क्या होगा, एब्सेंट होगा। फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन एब्सेंट होगा, लेकिन यहां पे जो फर्टिलाइजेशन क्या होगा, प्रेजेंट होगा, क्योंकि यहां पे गैमेट की फॉर्मेशन हो रहा है। ओके स्टूडेंट, अगर मैं आगे नेक्स्ट कैरेक्टर की बात करूं, जिनमें असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है स्टूडेंट, वो क्या है, बहुत सिंपल प्रोसेस है, सिंपल प्रोसेस है, और ये क्या होता है, बहुत फास्ट होती है। ओके, कोई भी जो ऑर्गेनिज्म होता है, जैसे कि मैं बात किया कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन फिजन के, फिजन में हमने वहां पे क्या बताया था कि जो भी यहाँ पे कोई ऑर्गेनिज्म है, सिंपल तरीका से क्या करती है, एक ऑर्गेनिज्म माने कि एक जो बॉडी है वो 2 बॉडी में क्या करेगा, चेंज कर जाएगा, या एक सेल है 2 सेल में क्या करेगा, डिवाइड कर जाएगा। ओके, या एक पेरेंट है तो वो 2 क्या करता है कि न्यू इंडिविजुअल में डिवाइड कर जाएगा। ओके स्टूडेंट, जिन ऑर्गेनिज्म में असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, कौन सा रिप्रोडक्शन, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो उनमें सिंपल प्रोसेस होता है। वो जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो सिंपल प्रोसेस के द्वारा एक जीव से 2 जीव का निर्माण कर लेते हैं, अर्थात उनकी जो बॉडी है या उनकी सेल है, एक सेल जो होता है सिंपल तरीका से डिवाइड करके 2 सेल का निर्माण कर लेता है, और प्रत्येक सेल जो होते हैं वृद्धि करके एक नया ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन करते हैं। दूसरी कंडीशन है कि यहाँ पे जो उनकी जो प्रोसेस है डेवलपमेंट होने का, बहुत फास्ट डेवलपमेंट होते हैं, लेकिन हमारे जो बॉडी है यानी कि ह्यूमन की बात करूं तो ऐसा नहीं है। ये क्या होते हैं, कम्प्लेक्स होते हैं, और इनकी जो ग्रोथ होती है, डेवलपमेंट होती है, बहुत स्लो होती है। ओके, तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं कि ये कैसे होते हैं, सिंपल एंड फास्टर। कैसे होते हैं, सिंपल एंड फास्टर। लेकिन ये कैसे होते हैं, कम्प्लेक्स, कम्प्लेक्स एंड स्लोअर, मतलब क्या, स्लो काम करते हैं। ओके, अगर मैं नेक्स्ट बात करूं, यदि मैं आपसे बोलूं कि यदि कोई एक ऑर्गेनिज्म के द्वारा ही दूसरा ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन हो रहा है, तो क्या उसमें कभी भी इवोल्यूशन देखने को मिलेगा, अर्थात उसमें कभी भी चेंजिंग देखने को मिलेगा, क्या उसके अंदर कोई डिफरेंट मिलेगा, कभी नहीं डिफरेंट मिलता है। क्योंकि जितने भी असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के द्वारा ऑर्गेनिज्म का निर्माण होता है वो बिल्कुल क्या होता है, पेरेंट के जैसे ही होते हैं, माने पेरेंट के समान होते हैं। ओके,
तो इनमें कभी भी चेंजिंग देखने को नहीं मिल सकता है। लेकिन अब बात करता हूं जैसे कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो उनमें क्या होती है कि जब एक मेल और फीमेल की आवश्यकता होती है तो उनमें जो जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है तो उस समय जो गैमेट का ट्रांसफर होती है, गैमेट में क्या पाई जाती है, क्रोमोसोम। क्रोमोसोम के अंदर क्या होती है, जीन, और जीन के अंदर क्या होती है, क्रॉसिंग ओवर, और जीन के अंदर क्रॉसिंग ओवर होती है तो उनके अंदर वेरिएशन, उनके अंदर कुछ इवोल्यूशन देखने को मिलेगा, कुछ डिफरेंट, कुछ चेंजिंग देखने को मिलेगा। ओके, लेकिन जिन जिन ऑर्गेनिज्म में असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उनमें कभी भी कोई चेंजिंग देखने को नहीं मिलता है, क्योंकि इसमें जब एक पेरेंट की आवश्यकता होती है तो जब एक नया जीव बनेगा तो सिंगल पेरेंट का ही पूरा उसका जो कैरेक्टर होता है नेक्स्ट जनरेशन में जाएगा। तो इसमें हम कैसे कह सकते हैं कि जो नया जनरेशन बनेगा उसमें कोई डिफरेंट मिलेगा, कभी नहीं मिलेगा। लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करता हूं तो इसमें एक जीव से नहीं बल्कि दो जीव से बन रहा है, इसमें दो कैरेक्टर की आवश्यकता हो रहा है, अर्थात इसमें दो कैरेक्टर जो होते हैं आपस में मिलते हैं, यानी कि 50% मेल से कैरेक्टर आता है और 50% फीमेल से कैरेक्टर आता है, और दोनों कैरेक्टर मिलकर 100% बनते हैं, और वो जो ऑर्गेनिज्म बनेगा न तो फीमेल के जैसा कैरेक्टर दिखेगा और न तो मेल के जैसा कैरेक्टर दिखेगा, बिल्कुल डिफरेंट दिखेगा। ओके, क्यों? क्योंकि उसमें डबल गैमेट यानी कि डबल कैरेक्टर या डबल ऑर्गेनिज्म की आवश्यकता हुआ था। ओके, तो हम इसमें क्या सकते हैं कि नो रोल इन इवोल्यूशन। इवोल्यूशन इसका कोई रोल नहीं है, बट इसका क्या है, रोल इन इवोल्यूशन। रोल इन इवोल्यूशन, ए इवोल्यूशन में रोल करेगा लेकिन ए इवोल्यूशन में रोल नहीं करेगा। ओके स्टूडेंट, तो आज हम यहाँ पे रिप्रोडक्शन जो था हमारा नेक्स्ट कैरेक्टर द लिविंग थिंग का, उसे हम अच्छे से डिस्कस किए हैं। लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि जो रिप्रोडक्शन है इसे हम डिफाइनिंग फीचर नहीं मान सकते। क्यों? क्योंकि यह लिविंग थिंग के अंदर तो पाया जाता है, लेकिन यहाँ पे कुछ एक्सेप्शन है, जैसे कि मैंने भी बताया था, वर्कर है जो कि स्ट्राइल है, और वहाँ पे जो न्यू कपल है जो कि इनफर्टिलिटी है तो वो भी बच्चे को उत्पन्न करने में सक्षम नहीं है, तो उन्हें हम नहीं कह सकते हैं। सेकंड, उसके बाद बताया था कि जो यहाँ पे म्यूल है यानी खच्चर हम जिसको बोलते हैं, उसके निर्माण में मेल डंकी एंड फीमेल हॉर्स को मिलने से हुआ है, तो उसे भी हम नहीं मान सकते हैं क्योंकि जो म्यूल है वो दो स्पेसीज के मिलने से फॉर्मेशन हुआ है। ओके, तो हम इसे क्या कर सकते हैं कि इट इज नो डिफाइनिंग फीचर ऑफ लिविंग थिंग। ओके स्टूडेंट, तो आइए हम इसे देखते हैं क्या इसे हम लिख सकते हैं। तो हम क्या बोल सकते हैं कि जो रिप्रोडक्शन है, रिप्रोडक्शन इट इज नॉट डिफाइनिंग फीचर्स ऑफ लिविंग थिंग। यह लिविंग थिंग के डिफाइनिंग फीचर नहीं होता है। ओके ओके, अगर अब मैं इसके नेक्स्ट कैरेक्टर की बात करता हूं जिसे हम क्या बोलते हैं, कॉन्शियसनेस, या इसी को हम सेंसिटिविटी भी कहते हैं। कॉन्शियसनेस और सेंसिटिविटी, स्टूडेंट इसको समझाने से पहले मैं आपको कुछ बेसिक बता रहा हूँ। जैसे सपोज दैट मान लीजिए हमारा ये जो बाहरी वातावरण है, सपोज दैट अभी क्या है, ठंडी की मौसम है। ओके, क्या है, ठंडी की मौसम है। तो हम देखते हैं कि दिन के समय क्या होती है कि टेम्परेचर बढ़ जाती है कुछ सूर्य की प्रकाश के कारण, लेकिन नाइट के समय क्या होती है कि ठंडी क्या होती है, बढ़ जाती है। कैसे? क्यों? सूर्य की प्रकाश एब्सेंट होती है। तो जिस प्रकार से हमारे इन्वायरमेंट में कोई चेंजिंग होती है, जैसे कि बात करो ठंडी के मौसम में, ठीक है, मॉर्निंग में क्या होती है कि वो थोड़ी ठंडी होती है, दोपहर क्या होती है पुनः गर्म हो जाती है, शाम को क्या होती है, ठंडी हो जाती है। ये हमारे इन्वायरमेंट में क्या हो रही है, बार बार चेंज कर रहा है। ओके, तो हमारे इन्वायरमेंट में जो बार बार चेंजिंग होती है या जो भी चेंजिंग देखने को मिलता है उसको हम एक नाम देते हैं जिसको बोलते हैं स्टिमुलस। क्या बोलते हैं? स्टिमुलस, या इसको हम बोलते हैं स्टिमुलाई। क्या बोलते हैं इसको? स्टिमुलाई बोलते हैं। लेकिन इस ठंडा जो हमारे बॉडी के ऊपर अपना एक्शन किया तो हम उसके प्रति क्या होते हैं कि अपने बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं, बॉडी को सचेत करते हैं। तो जब उसके प्रति हम बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं तो उसको हम एक और नाम देते हैं जिसको नाम है रिस्पॉन्ड। नाम क्या है? रिस्पॉन्ड, यानी कि हम उसके प्रति उद्दीप्त होते हैं। ओके,
तो बाहरी वातावरण में जो चेंजिंग हुआ उसको नाम क्या दिए, स्टिमुलाई, और उसके प्रति जब हम अपना प्रोटेक्ट किए, अपना क्या किए, उद्दीप्त हुए, तो उसको नाम क्या देते हैं, रिस्पॉन्ड। ओके, लेकिन यदि मैं इस दोनों को एक साथ मिला दूं, एक साथ ऐड कर दूं, स्टिमुलाई प्लस रिस्पॉन्ड को, तो इससे हम मिला के क्या बोलते हैं, कॉन्शियसनेस, या इसी को हम क्या बोलते हैं, सेंसिटिविटी। क्या बोलते हैं, सेंसिटिविटी। तो आइए इससे हम क्या ले सकते हैं, इट इज एबिलिटी टू सेंस और परसीव टू एक्सटर्नल स्टिमुलाई। ओके, इट इज एबिलिटी टू सेंस और परसीव टू एक्सटर्नल स्टिमुलाई। एक्सटर्नल स्टिमुलाई में क्या होता है, क्या क्या चेंजिंग हो सकती है, फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल। ओके, क्या क्या एक्सटर्नल स्टिमुलाई हो सकता है हमारे इन्वायरमेंट में, फिजिकल प्रोसेस चेंज हो सकती है, केमिकल एंड बायोलॉजिकल। ओके, सो इट इज एबिलिटी टू सेंस और परसीव टू एक्सटर्नल स्टिमुलाई एंड रिस्पॉन्ड टू इट। हम उसके प्रति क्या हो रहे हैं, रिस्पॉन्ड हो रहे हैं। ओके, तो जो भी यहाँ पे हमारे सेंस होते हैं, यानी कि एबिलिटी होती है किसकी, ध्यान दीजिए, यहाँ पे जो हमारे पास क्या होती है, एबिलिटी किसकी, सेंस की, तो उसे हम क्या कर सकते हैं, स्टिमुलाई। ओके, क्या कहते हैं, स्टिमुलाई। लेकिन किसके प्रति सेंस हो रही है, एक्सटर्नल, यानी कि बाहरी, बाह्य कारक के प्रति, ठीक है। लेकिन उसके प्रति हम क्या हो रहे हैं, उद्दीप्त हो रहे हैं, एक्शन कर रहे हैं, उससे हम क्या बोल रहे हैं, रिस्पॉन्ड करते हैं। ओके, आप याद रखिए कि ये जो कॉन्शियसनेस होता है एक केवल लिविंग थिंग के अंदर पाया जाता है, नॉन लिविंग थिंग के अंदर नहीं पाया जाता है। यदि मैं इस मार्कर की बात करूं तो इस मार्कर को कभी ठंड फीलिंग नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर कोई भी नर्व न्यूरॉन नहीं होते हैं, न इसके पास ब्रेन है जो इसके पास फीलिंग होता है ना, या इसके पास एबिलिटी भी नहीं है सेंस करने का या रिस्पॉन्ड करने का। ओके, तो ये जो प्रोसेस है केवल लिविंग थिंग के अंदर पाया जाएगा, नॉन लिविंग थिंग के अंदर नहीं पाया जाएगा। सो हम क्या ले सकते हैं, इट इज ओनली shown by living. Okay, it is not shown by non living. Okay, ऑस्ट्रेलिया में बात करो कि एक ह्यूमन ही एक क्या है कि वो एक ऐसे ऑर्गेनिज्म है जो अपने आप को क्या करता है, अवेयरनेस करता है, किसके प्रति, इन्वायरमेंट के प्रति। यानी कि इन्वायरमेंट में कोई भी चेंजिंग होता है तो अपने आप को क्या कर लेता है, वो चेंज कर लेता है, जिसे हम सेल्फ कॉन्शियसनेस कहते हैं। कोई भी जो बाहरी वातावरण के परिवर्तन के कारण अपने आप को जब चेंज कर लेती है, अपने आप को जागरूक हो जाता है, अवेयरनेस हो जाता है, उसे हम सेल्फ कॉन्शियसनेस कहते हैं। सो क्या लिख सकते हैं, ह्यूमन इज only one organism who awareness himself. Okay, who awareness himself is known self consciousness. सेल्फ कॉन्शियसनेस, यानी कि ह्यूमन ही क्या ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो अपने को क्या करता है, अवेयरनेस करता है ना, उसे हम क्या कर सकते हैं, सेल्फ कॉन्शियसनेस कहते हैं। ओके, लेकिन यदि मैं आपको उससे बात करूं कि या जो व्यक्ति एक कोमा प्रेजेंट है, ठीक है, या उसकी जो लाइफ है हॉस्पिटल में चल रहा है, उसके सपोर्टिंग पे चल रहा है, तो क्या उसके अंदर कॉन्शियसनेस की कैपेसिटी पाया जाता है या नहीं पाया जाता है? क्या उसके अंदर एबिलिटी है कि आपकी बातों को वो समझकर और रिस्पॉन्ड कर सकता है? नहीं। हाँ, आप जो बोलेंगे वो सुन तो सकता है, वो सुन सकता है, लेकिन आपके बातों को वो रिप्लाई नहीं कर सकता है। वैसे व्यक्ति को हम न तो लिविंग कह सकते हैं, न तो नॉन लिविंग कह सकते हैं, क्योंकि जो व्यक्ति बेड पे पड़ा है, वो कोमा में चला गया है, आपकी बातों को सुन सकता है, लेकिन आपकी बातों को रिप्लाई नहीं कर सकता है, आपकी बातों को समझ नहीं सकता है। ओके, वैसे व्यक्ति को हम नाम क्या देते हैं, ब्रेन डेड। सो हम लिख सकते हैं यहाँ पे ए पर्सन लाइंग इन कोमा और ऑन हॉस्पिटल
ऑन और सॉरी और ऑन लाइफ सपोर्ट सिस्टम, लाइफ सपोर्ट सिस्टम इन ए हॉस्पिटल, वो हॉस्पिटल में, ठीक है, उसकी जो सपोर्ट है, मतलब उसकी लाइफ जो सपोर्ट है वो हॉस्पिटल में चल रहा है, ठीक है। तो आप बता सकते हैं कि ये जो व्यक्ति है क्या ये लिविंग है या नॉन लिविंग है, क्या इसे कह सकते हैं। जो व्यक्ति कोमा में है या उसकी जो लाइफ है वो सपोर्टिंग पे चल रहा है, कहाँ पे, हॉस्पिटल में, ठीक है। तो वैसे व्यक्ति को, वैसे ऑर्गेनिज्म को, वैसे ह्यूमन को हम नाम क्या दे सकते हैं, क्या वो लिविंग है या नॉन लिविंग है। उसे हम लोग तो लिविंग और नॉन लिविंग कहते हैं, उसे हम कहते हैं ब्रेन डेड। क्या कहते हैं उसको, ब्रेन डेड। दिस इज वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर यू, ये आपको याद रखना बहुत जरूरी है कि यदि कोई व्यक्ति कोमा में हो या उसकी लाइफ है सपोर्ट पे चल रहा है, कहाँ पे, हॉस्पिटल में, तो वैसे व्यक्ति को न लिविंग कह सकते हैं ना नॉन लिविंग कह सकते हैं, ओनली फॉर क्या कह सकते हैं, ब्रेन डेड कह सकते हैं। ओके, तो अब हम ये कहना चाहेंगे क्या ये कॉन्शियसनेस है, क्या ये लिविंग थिंग का कैरेक्टर हो सकता है कि नहीं हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि ये नॉन लिविंग थिंग के अंदर तो पाया नहीं जाएगा, लेकिन लिविंग थिंग के अंदर पाया अवश्य जाएगा। ओके, तो अब हम इसको डिफाइनिंग भी देखते हैं, क्या ये डिफाइनिंग है कि नहीं है। डिफाइनिंग फीचर, सो हम क्या लिख सकते हैं, कॉन्शियसनेस, it is not found in non-living. On the contrary, only found in living. So it is defining feature of living thing। ये क्या हो सकता है, लिविंग थिंग का डिफाइनिंग फीचर हो सकता है। तो अभी तक हमने जितने भी लिविंग थिंग का कैरेक्टर पढ़े उसमें कुछ हमने ऐसे कैरेक्टर देखे जो तो डिफाइनिंग फीचर नहीं है, और कुछ ऐसे कैरेक्टर पढ़े जो डिफाइनिंग फीचर को रखते हैं। तो आइए हम उसको एक लिस्ट बना के बताते हैं कि कौन कौन हमारे पास डिफाइनिंग फीचर है और कौन कौन डिफाइनिंग फीचर नहीं है। मैं यहाँ पे लिखता हूँ सीरियल नेम, यहाँ पे लिखता हूँ कैरेक्टर, यहाँ पे मैं लिखता हूँ डिफाइनिंग फीचर। ओके, अगर मैं फर्स्ट की बात करूँ, सपोज दैट मैं लेता हूँ यहाँ पे क्या, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, तो ये क्या होता है, डिफाइनिंग फीचर, यस। ओके है, क्योंकि सभी जितने भी ऑर्गेनिज्म होते हैं लिविंग किसके बने होते हैं, सेल के बने होते हैं, और सेल जो केवल लिविंग थिंग के अंदर पाए जाते हैं, नॉन लिविंग थिंग के अंदर नहीं पाए जाते हैं। सेकेंड में बात करता हूँ मेटाबॉलिज्म, तो मेटाबॉलिज्म भी जो होते हैं केवल लिविंग थिंग के अंदर पाए जाते हैं, नॉन लिविंग थिंग के अंदर नहीं पाए जाते हैं, इसलिए भी डिफाइनिंग फीचर है। ओके, मैं थर्ड की बात करता हूँ, वो क्या था, ग्रोथ। मैं ग्रोथ देखा था, या ग्रोथ के बारे में हम डिस्कस किए थे, हमने बताया था ग्रोथ क्या होते हैं, तीनों में पाए जाते हैं, सॉरी दोनों में पाए जा रहे हैं, नॉन लिविंग थिंग के अंदर एंड लिविंग थिंग के अंदर भी, तो इससे हम डिफाइनिंग फीचर नहीं कह सकते हैं, ये नहीं हो सकता है। मैं फोर की बात करूँ, जस्ट अभी मैंने पढ़ाया था, रिप्रोडक्शन जो होता है लिविंग थिंग के अंदर तो पाया जाता है, लेकिन रिप्रोडक्शन केवल सेम स्पीसीज के बीच होना चाहिए, डिफरेंट स्पीसीज के बीच नहीं होना चाहिए, लेकिन यह डिफरेंट स्पीसीज के बीच भी देखने को मिल रहा था, इससे हम इसको डिफाइनिंग फीचर नहीं मान सकते हैं। ओके, अगर मैं फिफ्थ की बात करता हूँ, जस्ट मैंने पढ़ाया जिसको नाम क्या, कॉन्शियसनेस, या इसी को हम क्या बोले, सेंसिटिविटी, जिनके अंदर सेंस की क्षमता पाई जाती है, सेंसिटिविटी, इसे हम क्या कर सकते हैं, ये डिफाइनिंग फीचर है ना, क्योंकि लिविंग थिंग के, सॉरी
लिविंग थिंग के अंदर क्या होता है, सेंस की कैपेसिटी होती है। यदि हमें कोई टच करता है तो मुझे पता चलेगा कि मुझे कोई टच कर रहा है, वो हमें सेंस कहते हैं। ठीक है, हमारे ब्रेन तक इन्फॉर्मेशन पहुंचता है, उसे हम सेंस कहते हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि जो सेंसिटिविटी है या कॉन्शियसनेस है, इससे क्या है, डिफाइनिंग फीचर रखता है, किसके, लिविंग थिंग का। ओके स्टूडेंट, अब हम नेक्स्ट टॉपिक की ओर चलते हैं, जिसको नाम है डाइवर्सिटी इन एनिमल्स और डाइवर्सिटी इन ऑर्गेनिज्म। तो स्टूडेंट अब हम एक नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, जिससे कि नाम है बायोडाइवर्सिटी इन ऑर्गेनिज्म। बायोडाइवर्सिटी इन ऑर्गेनिज्म, तो आइए हम इसे देखते हैं। पहले आपको पता चाहिए बायो, बायो का मतलब क्या होता है, लाइफ। यह है डाइवर्सिटी, डाइवर्सिटी का मतलब क्या होता है, फॉर्म्स, या इसको बोल सकते हैं चेंजेज, चेंजेज। और स्टूडेंट हमारे इस वर्ल्ड में बहुत सारे क्या होते हैं कि लिविंग थिंग पाए जाते हैं, बहुत सारे ऑर्गेनिज पाए जाते हैं। हर ऑर्गेन जो होता है सबसे क्या होता है, डिफरेंट होते हैं, सबसे क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। उनकी कैरेक्टर क्या होती है, अलग अलग होती है। उनकी जो हैबिटेट रहन सहन यानी कि आवाज़ जो होती है बिल्कुल क्या होती है, अलग अलग होती है। न्यूट्रिशन वो भी क्या होती है, अलग अलग होती है। यानी जितने भी वर्क है सबका क्या है, डिफरेंट डिफरेंट है। ओके, तो हम यहाँ बात करते हैं कि हमारे पृथ्वी पर, मैं बात करूँ अगर सिंपल की बायोडाइवर्सिटी होती क्या है, तो हमारे पृथ्वी पर जितने भी ऑर्गेनिज्म होते हैं उन सभी ऑर्गेनिज्म को अगर देखा जाए कि तो कैरेक्टर क्या होती है, सबकी अलग अलग होती है। उनमें बहुत सारे कुछ चेंजिंग देखने को मिलता है, बहुत सारे चेंजिंग पाया जाता है। उसी चेंजिंग को हम लोग क्या बोलते हैं, बायोडाइवर्सिटी। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, जैव विविधता। यानी कि एनिमल्स के बीच पाए जाने वाले चेंजेज को, या एनिमल्स के बीच पाए जाने वाले वेरिएशन को, या ऑर्गेनिज के बीच पाए जाने वाले वेरिएशन को ही हम लोग क्या करते हैं, बायोडाइवर्सिटी। ओके, तो अभी तक मैं बात करूं तो अभी तक जो हमारे वर्ल्ड में जो एनिमल्स के बारे में डिस्कवरी किया गया है वो करीब आपका है 1.7 to 1.8 मिलियन। अभी तक मतलब इतने ऑर्गेनिज का रिसर्च हो चुका है, डिस्कवर हो चुका है। ओके, तो सबसे पहले हम जानते हैं कि बायोडाइवर्सिटी होता क्या है। इट रेफर्स number and types of organism on the earth। यानी कि पृथ्वी पर क्या दिखाता है कि ऑर्गेनिज की नंबर कितनी है और ऑर्गेनिज के टाइप्स कितनी होती हैं। ओके, तो पृथ्वी पर जितने भी हमारे क्या है, जीवों की संख्या है और जीवों के प्रकार है, उसी को हम क्या बोलते हैं, बायोडाइवर्सिटी। टिल डेट 1.7 to 1.8 मिलियन स्पेसीज डिस्कवर्ड। ओके, अभी तक जो है 1.7 से 1.8 मिलियन स्पेसीज क्या क्या डिस्कवर्ड किया गया है। इनमें से अगर मैं बात करूं तो 1.25 मिलियन जो किसकी है, एनिमल्स की। किसकी स्पेसीज है ये, 1.25 मिलियन स्पेसीज जो है किसके है, एनिमल्स की। और एनिमल्स की बात करो तो सबसे ज्यादा किसकी है, वो है इंसेक्ट्स की। किसके, इंसेक्ट्स की। और यदि मैं बात करूं 0.55 मिलियन करीब जो होता है वो किसकी है, प्लांट्स की। और प्लांट्स में सबसे ज्यादा किसकी होती है, तो एंजियोस्पर्म। जैसे कि आपको सभी को पता होना चाहिए कि प्लांट्स दो प्रकार की होती है, एक एंजियोस्पर्म, एक जिम्नोस्पर्म। एंजियोस्पर्म में क्या होते हैं, जिनमें फ्लावर लगते हैं, फ्रूट का डेवलपमेंट होता है, उसे हम एंजियोस्पर्म कहते हैं। लेकिन जिम्नोस्पर्म में क्या होते हैं, कुछ ऐसे प्लांट हैं जिनमें न तो फ्लावर का डेवलपमेंट होता है और न तो फ्रूट का डेवलपमेंट होता है। लेकिन कुछ ऐसे भी जिम्नोस्पर्म प्लांट होते हैं कि जिनमें फ्लावर तो लगता है, फ्लावर का डेवलपमेंट तो होता है, बट फ्रूट का डेवलपमेंट नहीं होता है। ओके, तो यहाँ पे 0.55 मिलियन जो स्पीसीज है वो किसके, प्लांट्स की, जिसमें प्लांट्स में सबसे ज्यादा किसकी है, एंजियोस्पर्म्स की। और यदि मैं बात करूं 1.25 मिलियन किसकी है, एनिमल्स की। और एनिमल्स में सबसे ज्यादा किसका है, इंसेक्ट्स की। ओके स्टूडेंट,
तो बायोडाइवर्सिटी में हम समझने के प्रयास करें कि हमारे इस वर्ल्ड में बहुत सारे स्पीसीज के प्रकार हैं। ओके, बहुत सारे स्पीसीज जिनके बारे में जानना क्या होते हैं, इम्पॉसिबल होता है। और भी बहुत सारे ऑर्गेनिज्म हैं जो साइंटिस्ट अभी तक उसको क्या करें, रिसर्च कर रहे हैं। ओके, तो हम देख रहे हैं कि हमारे इस वर्ल्ड में जितनी भी स्पीसीज की संख्या है, जीवों की नंबर है, जीवों की क्या है यहाँ पे टाइप्स है, उस सभी को मिला के हम क्या बोलते हैं, बायोडाइवर्सिटी। ओके, बायो का मतलब क्या होता है, लाइफ। ओके, और डाइवर्सिटी का मतलब क्या होता है, चेंजेस या फॉर्म्स। यानी कि इस पृथ्वी पर जितने भी यहाँ पे स्पीसीज देखने को मिलता है, जितने भी यहाँ पे आपकी क्या बोलते हैं, वेरिएशन देखने को मिलता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, बायोडाइवर्सिटी। ओके स्टूडेंट, तो ये आपको अच्छे से मालूम होना चाहिए, पता होना चाहिए। ठीक है, तो स्टूडेंट बायोडाइवर्सिटी में आपको यही समझना है कि हमारे इस वर्ल्ड में जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं उनमें बहुत सारे वेरिएशन पाई जाती है, क्योंकि स्पीसीज की टाइप्स बहुत ज़्यादा है, उनकी संख्या भी ज़्यादा है और स्पीसीज की टाइप्स भी क्या है, बहुत ज़्यादा है, इसलिए वेरिएशन देखने को मिलते हैं और वेरिएशन के कारण हम इसको नाम कहते हैं बायोडाइवर्सिटी। ओके, तो अब हम नेक्स्ट टॉपिक की ओर चलते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी, टैक्सोनॉमी क्या होता है। इसमें टैक्सोनॉमी को जानने से पहले आपको एक टॉपिक के बारे में जानना आवश्यक होगा, जिसको हम बोलते हैं क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन क्या होता है क्लासिफिकेशन। सपोज दैट आपके पास कोई ऑर्गेनिज्म है, ए है, बी है, सी है, डी है, ई है, एफ है, जी है, एच, आई एंड जी। हम देखते हैं कि ए का जो करेक्टर है वो एफ से मैच कर रहा है, बी का जो करेक्टर है वो जी से मैच कर रहा है, सी का जो करेक्टर है एच से मैच कर रहा है, डी का जो करेक्टर है आई से मैच कर रहा है और ई के करेक्टर है जे से मैच कर रहा है। लेकिन ये दोनों करेक्टर आपस में मैच नहीं कर रहा है, इसका ही मैच आपस में नहीं कर रहा है, चाहे इसका भी आपस में मैच नहीं कर रहा है। मतलब कि यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ए का करेक्टर बी से मैच नहीं कर रहा है, लेकिन ए का करेक्टर एफ से मैच कर रहा है। तो हम क्या किए कि इस करेक्टर के अनुसार जब इनकी समान करेक्टर मिल रहा था, इसे हम अलग ग्रुप में रख दिए। ओके, बी और जी की समान करेक्टर मिल रहा था, इससे हम उठा के अलग ग्रुप में रख दिए, इससे भी इस प्रकार से हम अलग ग्रुप रख दिए। सबको मतलब अपने अपने समान और असमान करेक्टर के अनुसार हम क्या किए, उसको अलग अलग रख दिए, क्योंकि इसका तो करेक्टर समान है, लेकिन इसका करेक्टर क्या है, असमान है। तो जब किसी भी जीवों को उनके हम समान और असमान करेक्टर के आधार पर अलग अलग समूह में बांटते हैं या अलग अलग ग्रुप में क्लासिफाइड करते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं, क्लासिफिकेशन। यानी किसी भी जीवों को उनकी समानता और विसमानता लक्षण के आधार पर जब अलग अलग भागों में बांटते हैं, अलग अलग समूहों में बांटते हैं, तो उसे हम क्या बोलते हैं, क्लासिफिकेशन बोलते हैं। ओके, तो ये आपको पता होना चाहिए। तो हम क्या लिख सकते हैं, द क्लासिफाइड ऑफ ऑर्गेनिज्म on the basis of similarities and dissimilarities with respect to character। ओके, मतलब कि समानता और विसमानता यानी कि सिमिलरिटी और डिसिमिलरिटी के आधार पर किसी भी जीवों को अलग अलग भागों में क्लासिफाइड करना ही हम क्या कहते हैं, उसको क्लासिफिकेशन कहते हैं। ओके, चलिए, तो अब हम बात करें कि टैक्सोनॉमी होता क्या है। तो इस क्लासिफिकेशन के बारे में हम जिस साइंस के अंदर स्टडी करते हैं, जिस साइंस के ब्रांच के अंदर स्टडी करते हैं, उसी को हम नाम क्या देते हैं, टैक्सोनॉमी, यानी कि स्टडी ऑफ क्लासिफिकेशन इन दैट ब्रांच। ओके, जिस ब्रांच में हम क्या करते हैं कि क्लासिफिकेशन को स्टडी करते हैं। ब्रांच का मतलब क्या, साइंस का मतलब कि साइंस की वैसी ब्रांच है जिसके अंदर हम क्लासिफिकेशन के बारे में स्टडी करेंगे, उसे हम नाम क्या देते हैं, टैक्सोनॉमी। ओके, आपको पता होना चाहिए। तो आइए हम यहाँ पे इसको लिखते हैं,
द ब्रांच ऑफ साइंस, द ब्रांच ऑफ साइंस in which we deals with principle and process of classification. The branch of science in which we deals with principle and process of classification is called taxonomy. Is called taxonomy. उसे हम क्या करते हैं? टैक्सोनॉमी कहते हैं। लेकिन ये किसके बेस पे कर रहे हैं हम लोग? बेस्ड ऑन सिमिलरिटी एंड डिसिमिलरिटी विथ रिस्पेक्ट टू कैरेक्टर। अब मैं बात करूं कि टैक्सोनॉमी टर्म गिवन बाय, किसने टर्म दिया था? फर्स्ट ऑफ ऑल एक साइंटिस्ट हैं जिनको नाम था एपी डी कैंडोल। एपी डी कैंडल, ओके, एपी डी कैंडल जो टैक्सोनॉमी टर्म दिए थे। अगर मैं बात करूं फादर ऑफ टैक्सोनॉमी, सॉरी फादर ऑफ टैक्सोनॉमी किन्हें कहा जाता है? वो थे कैरोलस लिनियस। कैरोलस लिनियस, इनका जो फुल नेम होता है वो क्या होता है? कार्ल वॉन लिन। ठीक है, कैरोलस लिनियस का जो पूरा नाम क्या है? कार्ल वॉन लिन। ओके, कार्लस लिनियस टर्म दिए थे एपी कैंडो, लेकिन उसके बारे में पूरा डिटेल्स किसने बताया था? कैरोलस लिनियस, इसलिए इनको हम फादर बोलते हैं। ओके, तो ये आपको पता होना चाहिए था। सो टैक्सोनॉमी का मतलब क्या होता है कि स्टडी ऑफ क्लासिफिकेशन इज कॉल्ड टैक्सोनॉमी। लेकिन हम क्लासिफिकेशन क्या स्टडी करते हैं? कोई साइंस की ब्रांचेज होती है। ओके, तो जिस भी साइंस के ब्रांच के अंदर हम क्या करते हैं? टैक्सोनॉमी को स्टडी करते हैं, सॉरी क्लासिफिकेशन को स्टडी करते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं? टैक्सोनॉमी। और टैक्सोनॉमी जो टर्म दिए थे किसने दिए थे? एपी डी कैंडोल। लेकिन उस टैक्सोनॉमी के बारे में स्टडी पूरा डिटेल से किसने किया था? कैरोलस लिनियस। इसलिए फादर ऑफ टैक्सोनॉमी किसको बोलते हैं? कैरोलस लिनियस को। और इनको पूरा नाम क्या है? कार्ल वॉन लिन। ओके, अब मैं यदि एक नेक्स्ट टॉपिक की बात करूं, नेक्स्ट टॉपिक क्या हो सकता है? इसकी मैं नेक्स्ट टॉपिक की बात करूं, सिस्टमैटिक्स। क्या होता है सिस्टमैटिक्स? ओके स्टूडेंट, अभी जस्ट मैंने आपको बताया टैक्सोनॉमी। क्या बताया? टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी में हम लोग क्या देखे थे? ये है टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी में हम लोग क्या देखे थे? स्टडी ऑफ क्लासिफिकेशन, स्टडी ऑफ क्लासिफिकेशन। लेकिन ये जो क्लासिफिकेशन हम कर रहे थे किसी भी ऑर्गेनिज्म का, तो इस क्लासिफिकेशन के यदि हम किसके बेस पे करते हैं? बेसिस किसके बेस पे करते हैं? यदि हम उसको इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, यदि हम इस क्लासिफिकेशन को इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप के आधार पे यदि करते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम बोलते हैं फाइलोजेनी। फाइलोजेनी, ओके, क्या बोलते हैं? फाइलोजेनी। तो यदि हम टैक्सोनॉमी प्लस फाइलोजेनी को एक साथ मिला दो तो उसको हम क्या बोलते हैं? सिस्टमैटिक। मेरा कहने का मतलब क्या है कि टैक्सोनॉमी के अंदर हमने क्या बताया था कि स्टडी ऑफ क्लासिफिकेशन क्या बोलते हैं? टैक्सोनॉमी। लेकिन उस जो हम ऑर्गेनिज्म का क्लासिफाइड कर रहे थे अलग अलग ग्रुप में, यदि हम उसको इवोल्यूशन के माध्यम से करें, मतलब कि जिस टाइम उस व्यक्ति का या जिस जीवों का उस समय निर्माण हुआ होगा तो उसको जन्म से देखेंगे कि उसके अंदर क्या क्या कैरेक्टर है। इवोल्यूशनरी का मतलब होता है कि हम उसके अंदर जो डीएनए है, जो जीन है, उसको से मैच करके देखेंगे क्या क्या उसके कैरेक्टर मिलता है, उसके जीन उसके डीएनए में क्या क्या मतलब समानता है, क्या क्या उसका असमानता है। यदि हम उसके माध्यम से उसको देखेंगे और उसको क्लासिफाइड करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? फाइलोजेनी। तो यदि हम किसी भी जीवों का क्लासिफिकेशन कर रहे हैं किसके बेस पर? फाइलोजेनी के आधार पर, मतलब कि इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप के आधार पर, तो उसको हम क्या बोलते हैं? सिस्टमैटिक्स कहते हैं। तो सिस्टमैटिक्स का मतलब क्या हुआ? टैक्सोनॉमी प्लस फाइलोजेनी।
फाइलोजेनी का मतलब क्या हुआ? इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। इसे हम क्या कहते हैं? सिस्टमैटिक कहते हैं। ओके, अब मैं बात करूंगा सिस्टमैटिक वर्ड बना किससे है। सिस्टमैटिक वर्ड, सिस्टमैटिक वर्ड्स derived from Latin word सिस्टेमा, सिस्टेमा। और इसका मतलब क्या होता है? सिस्टेमा में क्या होता है? सिस्टम। क्या होता है? सिस्टम। ओके, क्या होता है? सिस्टम। दिस वर्ड फर्स्ट टाइम used by Carolus Linnaeus in his book titled Systema Naturae। सिस्टेमा नेचुरी। ओके, सिस्टमैटिक वर्ड किससे बना होता है? सिस्टेमा से, जिसका मतलब क्या होता है? सिस्टम। और इस सिस्टम को याद रखिएगा, सिस्टम को फर्स्ट टाइम यूज किसने किया था? कैरोलस लिनियस। और इसने अपने बुक में इसको लिख दिया, मतलब इसको प्रिंट के छाप दिया, ठीक है, रख दिया उसको। उनके बुक के नाम क्या था? सिस्टेमा नेचुरी। ये क्या था? बुक। ये क्या था? बुक। ओके, आपको पता होना चाहिए कि सिस्टमैटिक का मतलब क्या हुआ कि टैक्सोनॉमी प्लस फाइलोजेनी। मतलब टैक्सोनॉमी में हम लोग क्या देखे थे कि उसमें हम क्लासिफिकेशन के बारे में स्टडी किए थे, ठीक है। लेकिन क्लासिफिकेशन किस प्रकार से कर रहे हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमने वहां पे केवल बाहर से कैरेक्टर देख के हमने वहां पे कर दिया था, बट अब हम वहां पे क्या कर रहे हैं? उसको इवोल्यूशन के आधार पर क्लासिफाइड कर रहे हैं कि किस किस ऑर्गेनिज्म में उसकी इवोल्यूशन के माध्यम से कौन कौन सा कैरेक्टर उसका समान मिल रहा है और कौन कौन कैरेक्टर उसका असमान मिल रहा है। तो इवोल्यूशन क्या है? तो उसका कैरेक्टर कैसे पता चलेगा? उसका डीएनए एंड जीन के माध्यम से, ये कौन कौन कैरेक्टर उसके से मिलता है। ओके, तो इसी को हम क्या बोलते हैं? सिस्टमैटिक्स। क्या बोलते हैं? सिस्टमैटिक्स। तो हम देखते हैं कि दिस वर्ड, यानी कि इस वर्ड को फर्स्ट टाइम यूज किसने किया था? कैरोलस लिनियस। और कैरोलस लिनियस ने इसके बारे में अपने बुक में इसको प्रिंट किया, लिख दिया, जिसको नाम क्या था? सिस्टेमा नेचुरी। क्या नाम था उसको? सिस्टेमा नेचुरी। तो स्टूडेंट, आज की क्लास में यहीं पे समाप्त करता हूं, लेकिन मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि जो बच्चे हमारे इससे पहले 3 लेक्चर को नहीं देखे होंगे, पहले आप उस 3 लेक्चर को देखें, क्योंकि आप यदि फर्स्ट नहीं पढ़ते हैं तो बेसिक आपका स्ट्रॉन्ग नहीं होता है, और बेसिक स्ट्रॉन्ग नहीं होगा तो आपको आगे चल के दिक्कत होगा, समय में नहीं आ पाएगा। इसलिए मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप सभी वीडियो को देखें। तो मैं आपसे एक और रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि यदि आपको कोई प्रॉब्लम हो, कोई दिक्कत हो, कोई टॉपिक समझ में नहीं आ रहा है, तो आप हमें कमेंट करें और कमेंट करके बताएं कि सर हमें इस टॉपिक में दिक्कत है, तो मैं उस टॉपिक को पुनः आपको इजी तरीका से डिफाइन करने का प्रयास करूंगा और आपको समझाने का प्रयास करूंगा। ओके स्टूडेंट, तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज ऐसा करें, यानी कि हमारे पास कमेंट करें कि आपके पास क्या क्या दिक्कत है। तो आज की क्लास में बस यहीं तक समाप्त करता हूं, और तब तक आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।